हाँ थर्सडे को तो, अरे सुनो सुनो, अभी क्लास शुरू कर। नहीं, चलिए आइएगा। ओके, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213। Question number 14. This is on page number 213. Okay. The following figures and ratios are related to a company. Question पढ़िए. Sales for the year, all credit rupees 30 lakhs. Gross profit ratio 25%. Fixed asset turnover basis on cost of goods sold 1.5. Stock turnover basis on cost of goods sold 6. Liquid ratio, current ratio, debtors collection period, reserves and surplus to share capital, capital gearing ratio, fixed assets to net worth. You are required to prepare balance sheet of the company on the basis of above details. चलिए बैलेंस शीट का परफॉर्मा पहले आप बना लीजिएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन में जो आपको डिटेल्स दे रखी हैं आप उन्हीं को ही लिख सकते हो बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में जो आपको डिटेल्स दे रखी हैं आप उन्हीं को ही लिख सकते हो बैलेंस शीट में। अब जैसे क्वेश्चन में एक जगह लिखा है शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी शेयर कैपिटल लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो हम भी लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, शेयर कैपिटल में अगर मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करता हूं तो ये है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स का दूसरा नाम बताइए, नेटवर्थ। नेटवर्थ मींस शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा, जब आप कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो, तो कैपिटल गियरिंग रेशो का फार्मूला अगर आपको याद हो, कैपिटल गियरिंग रेशो असल में क्या पढ़ाना चाहता है, यानी आपके कैपिटल में लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हो सकता है और प्रेफरेंस कैपिटल भी हो सकता है। अच्छा, प्रेफरेंस कैपिटल के ना मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे इस क्वेश्चन में। इसका मतलब कैपिटल गियरिंग रेशो बताकर आप ये बताना चाहते हो कि आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म डेप्ट है। प्रेफरेंस कैपिटल मुश्किल है बताना, क्योंकि शेयर कैपिटल तुमने लिखा ही हुआ है, फिर वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही मान लेंगे।
अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट है, क्या क्वेश्चन में करंट रेशियो लिखी हुई है? इसका मतलब करंट लायबिलिटीज भी होना चाहिए। अच्छा, कहीं फिक्स्ड एसेट्स का रेफरेंस भी होगा, और कहीं अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो फिर करंट एसेट्स भी होना चाहिए। अच्छा, जब आप कहते हैं करंट एसेट्स, तो करंट एसेट की भी तो डिटेल्स होती हैं। अब क्वेश्चन में इन्वेंट्री का जिक्र है तो इन्वेंट्री है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है तो डेटर्स है, तो स्टॉक है, डेटर्स है, और कुछ और है तो बता। स्टॉक और डेटर्स के तो नाम क्वेश्चन ने खुद ही ले रखे, तो ठीक है। अब पता नहीं, अब करंट एसेट मिले ना मिले, कोई बैलेंसिंग फिगर आए तो फिर मुझे कैश भी मानना पड़ सकता है, लेकिन वो मुझे अभी तो नहीं बताना। कम से कम अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्वेश्चन में जो नाम लिखे हैं वो तो यही है खाली। चलो शुरू करें फिर। नोट नंबर 1 लिखेगा। अच्छा, आपको सेल्स कितनी दे रखी? 30 लाख। क्या ये क्वेश्चन में लिखा है कि जितनी भी सेल्स है सारी क्रेडिट सेल्स है? तो सेल्स आपने लिखा 30 लाख रुपए और ब्रैकेट में आपने लिखा ऑल क्रेडिट, सारी क्रेडिट सेल। अच्छा, क्या आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा? 25%। $30 लाख का 25% बताएं। 7,50,000, 7.5 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 25%, 7.5 लाख रुपए। आप लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट आप माइनस करिए, कितना आ गया? 22,50,000, 22,50,000। अब प्रॉब्लम ये कि ये सब बैलेंस शीट में तो आ नहीं सकता, ना सेल्स आता है, ना ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आते हैं, सब तो आ नहीं सकता। पर ये कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस होती है काफी, कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन हमको हेल्पफुल तो होती है। नोट नंबर 2। अच्छा, डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में कितना दे रखा बताइए? 2 महीने का। अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है तो डेटर्स बैलेंस है 2 महीनों की क्रेडिट सेल। लिखिए इस बात को, लिखिए। सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, since debtors collection period is 2 months, since debtors collection period is 2 months, comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 2 months credit sales. The debtors balance must be representing 2 months credit sales, that is. अब देखिए, एनुअल क्रेडिट सेल है आपकी 30 लाख रुपए। अगर ये एनुअल क्रेडिट सेल है तो 2 महीनों की क्रेडिट सेल कितनी हुई? 5 लाख रुपए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो डेटर्स बैलेंस है वो है 5 लाख रुपए। तो डेटर्स बैलेंस लिखा जाए 5 लाख रुपए।
तो डेटर्स बैलेंस लिख लीजिए 5 लाख रुपए। नोट नंबर 2, सॉरी नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 आइए एक काम करते हैं, स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर कितना दे रखा है? 6 टाइम्स। तो आपने स्टॉक टर्नओवर लिखा 6 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, पर एवरेज शब्द लिख के कोई फायदा तो होगा है नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, दिस इज इक्वल टू 6। तो मैं कह सकता हूं स्टॉक किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 6। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने कैलकुलेट करा है, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,75,000। चलिए स्टॉक आपने कैलकुलेट किया 3,75,000। फिर आप लिखिएगा नोट नंबर 4। आप देखिएगा क्वेश्चन में लिक्विड रेशो भी गिवन है और करंट रेशो भी गिवन है, दोनों रेशो गिवन है। पहले आप मुझे बताइए क्वेश्चन में करंट रेशो कितनी गिवन है? 1.5 रेशो 1, खाली 1.5 ही लिख लो, एक ही बात है 1.5। अच्छा, करंट एसेट्स का करंट रेशो का फार्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू 1.5। ओके, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5। तो करंट एसेट किसके इक्वल हो गया? 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। क्या ये बात सही? अच्छा, अब ये बताइए आपको लिक्विड रेशो कितनी दे रखी है? 1:1। इसको हम खाली 1 लिख दें तो चल जाएगा 1। अच्छा, लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विड एसेट है वो करंट लायबिलिटीज के इक्वल है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। ओके, वी नो दैट अगर करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर दिया जाए, करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां हर क्वेश्चन में होते हैं, तो मैं क्या लिखूं? स्टॉक। ठीक है, करंट एसेट के बदले लिखेगा 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। ओके, लिक्विड एसेट्स के बदले लिखेगा करंट लायबिलिटी। 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक, और स्टॉक कितना है? 3,75,000। अब क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? 7,50,000। ओके, आपने बताया करंट लायबिलिटी 7,50,000। अगर आपने करंट लायबिलिटी पता कर ली है, फिर तो आप मुझे करंट एसेट भी बता सकते हैं। करंट एसेट है 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट कितना हो गया? 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। फिर से बताइए, 11,25,000। भाई हमारी समझ तो कहती है कि करंट एसेट का टोटल 11,25,000 है। तो करंट एसेट का टोटल लिखा जाए 11,25,000। ठीक है ना? और करंट लायबिलिटीज आपने कितनी बताई हैं? 7,50,000। लेकिन करंट एसेट की लिस्ट तो पूरी हो नहीं रही। डेटर्स मालूम है, स्टॉक पता है, इसका मतलब करंट एसेट में बैलेंसिंग फिगर है, जरूर वो कैश होना चाहिए। कितना होगा? है कि नहीं? तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ गया ना 2.5 लाख रुपए। क्या ये पोजीशन एकदम क्लियर है? बात हमको समझ में आ रही क्यों, क्या कहना चाहते? अब आप लिखेगा नोट नंबर 5। आप देखिएगा क्वेश्चन में एक रेशो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्वेश्चन में कितना लिखा है? 1.5 टाइम्स। हाँ जी, वैसे तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का फार्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, पर क्वेश्चन कहते नहीं सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब क्वेश्चन कह रहा है तो हम क्वेश्चन की बात फिर मना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स किसके इक्वल माना जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट पहले से कर रखा है 22,50,000 रुपए। आप इसे 1.5 से डिवाइड करें तो फिक्स्ड एसेट कितनी हो गई? 15 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट आप रिकॉर्ड करें 15 लाख रुपए। अब आप मुझे एसेट साइड का टोटल बताइए। 26,25,000। ये आपने एसेट साइड का टोटल लिखा और वही आपने लायबिलिटी साइड का भी टोटल लिखा। ओके, यहां तक पोजीशन ठीक है एकदम। अब क्वेश्चन में कोई और क्लू भी होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ 1.20:1। तो आप लिखिएगा फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ। क्या मैं इसको कह सकता हूं फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ? ओके, दिस इज इक्वल टू 1.20। मैं ऐसे कह सकता हूं ना, फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ यानी फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, दिस इज इक्वल टू 1.20। तो जो नेटवर्थ है वो किसके इक्वल कही जा सकती है? फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय 1.20। फिक्स्ड एसेट्स तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है 15 लाख रुपए। आप इसे 1.20 से डिवाइड करें
कितना आ गया, फिर से बताएं। ओके, 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए आपने क्या कैलकुलेट कर लिया है, नेटवर्थ। अच्छा, फिर तो आप मुझे लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंसिंग फिगर बता सकते। ओके, 6,25,000। नोट नंबर 7। अच्छा, एक रेशो है रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 0.6:1। रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, तो आप लिखिएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 0.6:1। हां जी, अब आप इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि रिजर्व्स अगर 0.6 है तो शेयर कैपिटल 1 है। अगर दोनों का टोटल है 1.6 तो उसमें 0.6 रिजर्व्स एंड सरप्लस है और 1 रुपया शेयर कैपिटल है। अच्छा, नेट वर्थ क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल ही तो है। देखो जी, अगर ये टोटल है 12,50,000 रुपए, अगर ये टोटल है 12,50,000 रुपए, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 को। अगर टोटल 1.6 है तो उसमें रिजर्व है 0.6। अगर टोटल 1.6 है तो उसमें शेयर कैपिटल है 1। तो कितना अमाउंट लिखा जाए, 468,750 781,250 468,750 781,250। वैसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कोई ऐसी रेशो भी है जो आपने यूज ही नहीं करी। चलिए, वैसे तो बैलेंस शीट बन गई है, लेकिन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एक बार उसको भी पढ़ ही लेते हैं। क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशो 0.5। हालांकि बन चुका है, लेकिन फिर भी कैपिटल गियरिंग रेशो 0.5, जरूर उनका मतलब है 0.5:1। कैपिटल गियरिंग रेशो का जो आपने ओरिजिनल फार्मूला पढ़ा है, लिसन प्लीज, जो आपने ओरिजिनल फार्मूला पढ़ा है वो ओरिजिनल फार्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स।
ये आपने ओरिजिनल फार्मूला पढ़ रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल तो है ही नहीं, तो जो न्यूमरेटर है वो रह जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब चूंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, तो जिसको आप इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कहते हैं उसे आप खाली शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह सकते हैं। ये बात भी ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो किसके इक्वल कहा जा सकता है? 0.5 मल्टीप्लाइड विद शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स को आप नेटवर्थ भी कहते हैं, और नेटवर्थ ये रहा 12,50,000 रुपए। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6,25,000। और ये तो आप पहले ही लिख भी चुके थे। चलिए ठीक है, नोट बना भी लिया, बैलेंसिंग फिगर भी आ गया, एक ही बात है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दिया। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स of PQR revealed the following position as on 31st March 2006। एक आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, दूसरा आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, debtors velocity, stock turnover based on cost of goods sold, gross profit ratio. Closing stock was 25% higher than opening stock. There were also free reserves. Free reserve जाने जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व जाने जनरल रिजर्व। Current assets include stock, debtors and cash only. Current liabilities except bank overdraft are creditors. Accumulated depreciation rupees 90,000. The following information was collected from the records for the year ended on 31st March 2007. तो ऊपर की डिटेल्स कौन सी थी? अच्छा, ऊपर की जो डिटेल्स हैं वो 31st मार्च 2006 की थी। अब हमको जो डिटेल्स बताई जा रही है वो 31st मार्च 2007 की बताई जा रही है। बैलेंसेस गिवन है एज ऑन 31st मार्च 2007, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड कैश बैलेंस। अच्छा, ए पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज वेरी ओल्ड, बुक वैल्यू ₹1,80,000, डिस्पोज्ड फॉर ₹90,000. No depreciation has been provided on this item. अच्छा, long term investment purchase for 2,96,600, bank overdraft fully discharged, depreciation of ₹81,000 is charged. Required number 1, prepare balance sheet as on 31st March 2006 and 31st March 2007. And prepare funds flow statement for the year ended on 31st March 2007. चलो लिखो भाई, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2006।
हाँ जी, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाइए। चलिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006, चलिए बनाइए। अब ये क्वेश्चन में क्लियर कट रेफरेंस है कि आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है। इनफैक्ट इक्विटी कैपिटल का तो अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना अमाउंट गिवन है आप बता ही दीजिए। 20 लाख। इक्विटी कैपिटल का तो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख रुपए। अच्छा, क्वेश्चन कहता है देयर वर ऑल्सो फ्री रिजर्व्स, यानी जनरल रिजर्व है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है ना? और इक्विटी कैपिटल और जनरल रिजर्व, इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसको कि हम नेटवर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ये एक तरीके से शेयर होल्डर्स फंड्स है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि लायबिलिटी साइड पर मैं और क्या लिख सकता हूं। हाँ, पर बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है ना। मैं ये कह रहा था, क्या क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट का कोई हिंट है? चलिए, आपने लिखा करंट लायबिलिटीज। ये बात आप जानते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी का हिस्सा ही तो होता है। हां, तो अब आप मुझे बताएं कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट आप कितना कह रहे थे? 1 लाख। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने बताया जी 1 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्वेश्चन कहता है जी बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा जो बाकी करंट लायबिलिटीज है ना, वो सिर्फ एक है, उसका नाम है क्रेडिटर्स। ठीक है, यही हमको नजर आ रहा है। हालांकि उसका अमाउंट हमें नहीं मालूम है, ना हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट मालूम है, ना हमें जनरल रिजर्व का अमाउंट मालूम है। ठीक है ना? अच्छा, क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स हैं? क्वेश्चन ने एक जगह टर्म यूज किया है नेट फिक्स्ड एसेट। अब ये नेट फिक्स्ड एसेट से क्वेश्चन का क्या मतलब है? जरूर एक फिक्स्ड एसेट का ग्रॉस अमाउंट होगा, ग्रॉस अमाउंट होगा ना, और उसमें से क्या माइनस होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और इतनी बात तो आप समझते हैं ना कि ग्रॉस फिक्स्ड एसेट में से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस होगा तो बैलेंस आएगा नेट फिक्स्ड एसेट। वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो कर देंगे माइनस, कर देंगे माइनस, बैलेंस आएगा नेट फिक्स्ड एसेट। देखो जी, फिर तो आपको लिखना चाहिए करंट एसेट। क्वेश्चन कहता है करंट एसेट का मतलब है सिर्फ 3 एंट्रीज, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। करंट एसेट का मतलब है सिर्फ 3 एंट्रीज, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। जितना हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है ऐसे बन रही है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। फिर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है कहां वैसे? अच्छा, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, पर वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में कहां लिखा जाता है? वो तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है।
वर्किंग कैपिटल तो कहीं लिखा जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में लिखा जाता, हमने लिखा है, हमने तो मना नहीं करा। अच्छा एक काम करते क्वेश्चन में आपको अगर वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है। यही नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा है। तो एक काम करते हैं, नोट नंबर 1 बनाते हैं। नोट नंबर 1 में लिखेगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेल्स। अब आप बताइए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 14,40,000। तो क्या आप मुझे सेल्स बता सकते हैं? 18 लाख, 18 लाख रुपए। अच्छा, क्या ये पूरी सेल को मुझे क्रेडिट सेल मान लेना चाहिए, या तो क्वेश्चन बताए कि साहब क्रेडिट सेल टोटल सेल का इतना हिस्सा होती? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में क्रेडिट सेल की कोई डिटेल नहीं है तो जितनी भी सेल आपने कैलकुलेट करी है इसे ऑल क्रेडिट कहा जा सकता है ना? अच्छा, नोट नंबर 2 लिखेगा। हां जी, क्या क्वेश्चन में डेटर्स कलेक्शन पीरियड लिखा है? बताओ कितना है? 2 मंथ्स। तो ठीक है, तो डेटर्स बैलेंस कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान काम है। लिखेगा सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 2 months, since debtors collection period is 2 months, comma, the debtors balance must be representing 2 months credit sales. The debtors balance must be representing 2 months credit sales, that is, अब आपकी जो एनुअल क्रेडिट सेल है वो तो 18 लाख रुपए। अगर ये आपकी एनुअल क्रेडिट सेल है तो आप मुझे 2 महीनों की क्रेडिट सेल बताइए। 3 लाख। आपने एनुअल क्रेडिट सेल बताई 3 लाख रुपए, तो डेटर्स बैलेंस लिखा जाए 3 लाख रुपए। चलिए, आपने डेटर्स बैलेंस पता किया, क्रेडिट सेल को बेस बनाकर नोट नंबर 3 बनाइएगा। क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर कितना गिवन है? 4 times स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब आप एवरेज स्टॉक टर्म यूज करना चाहते हैं ना, सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा 14,40,000, गेट इट डिवाइडेड बाय 4। ओके, दिस इज 3,60,000। ये 3,60,000 आपने क्या कैलकुलेट किया है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है वैसे? ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू ₹3,60,000। क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कहना चाहता है कि वो ओपनिंग स्टॉक से 25% ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बदले मैं लिखना चाहता हूं 1.25 मल्टीप्लाइड विद ओपनिंग स्टॉक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर किसी को 1.25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या इसमें 25% ज्यादा अमाउंट पाया जाता है? सो क्लोजिंग स्टॉक इज 1.25 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ये पूरी इक्वेशन ओपनिंग स्टॉक में है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आपको ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट पता चल जाएगा, 3,20,000। चलिए, ओपनिंग स्टॉक आपने पता किया 3,20,000। हम क्या जानना चाहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड विद ओपनिंग स्टॉक। $1.25 मल्टीप्लाइड विद 3,20,000 is equal to ₹4 lakhs। आप तो क्लोजिंग स्टॉक ही चाहते थे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक फिर आप यहां पर लिखिए 4 लाख। ठीक है ना? ओके, अब लिखा जाए नोट नंबर 4। हां जी, अब आप बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है, लिसन प्लीज। क्वेश्चन एक जगह कहता है करंट रेशो जो है वो 2.5:1 है। करंट रेशो जो है वो 2.5:1 है। तो आप कुछ ऐसे लिखेगा, करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5। करंट रेशो यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। Current assets is equal to 2.5 times current liabilities. Current assets is equal to 2.5 times current liabilities. ऐसे कहा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है? फिर से बताइए। 6 लाख, 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 6 लाख रुपए, 6 लैक्स। अब वर्किंग कैपिटल के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? वर्किंग कैपिटल के बदले मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
इस इक्वेशन में करंट एसेट के बदले में लिख सकता हूं 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹6 लाख। अब ये क्या हो गया, 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख। तो आपने बताया करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹4 लाख। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। 2.5 multiplied with 4 lakhs. Okay, this is equal to ₹10 lakhs, 10 लाख रुपए। तो करंट एसेट का टोटल लिखा जाए 10 लाख रुपए, करंट एसेट का टोटल लिखा जाए 10 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज का टोटल लिखा जाए 4 लाख। करंट एसेट का टोटल आपने लिखा 10 लाख, करंट लायबिलिटीज का टोटल आपने लिखा 4 लाख। ऐसे करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 3 लाख। और करंट एसेट्स में कैश बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, फिर से 3 लाख। हाँ जी, नाउ लिसन प्लीज, आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन कहता है, लिसन, क्वेश्चन कहता है एक रेशो है नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स। एक रेशो है नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स। नेट फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स। प्रोप्राइटरी फंड्स के बदले क्या मैं लिख सकता हूं, शेयर होल्डर्स फंड्स। और ये किसके इक्वल है, 0.75 के इक्वल। क्या ये रेशो हमने ठीक लिखी है, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा, नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो ये नेट फिक्स्ड एसेट आती है ना। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर्स फंड्स है ना, मैं इसके बदले लिखना चाहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप ही बताइए ये कैसे करा जा सकता है, शेयर होल्डर्स फंड्स के बदले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लिखा जा सकता है। हां, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट है, नहीं है। जब लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है तो शेयर होल्डर्स फंड्स को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जा सकता है। पर हम इतनी बात कहीं क्यों, असल में इससे हमको फायदा क्या है, फायदा यह है अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला फार्मूला शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा वाला फार्मूला फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है नेट फिक्स्ड एसेट।
0.75। क्या क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है? अगर मैं इसमें वर्किंग कैपिटल लिख देता हूं तो इक्वेशन नेट फिक्स एसेट में आ जाएगी और नेट फिक्स एसेट सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल आपको कितना गिवन है? रुपीज 6 लाख। .75। अब जी आप इसको सॉल्व करो। तो आपने लिखा नेट फिक्स एसेट्स रुपीज 18 लाख। अगर नेट फिक्स एसेट्स 18 लाख रुपए हैं तो वो हम यहां पर लिख दें। अच्छा, इससे फिर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 90,000 है। हमें फिक्स एसेट का ग्रॉस अमाउंट कितना पता चलेगा? 18,90,000। क्या ये बात सही? 18,90,000 रुपए। आप मुझे एसेट साइड का टोटल बताएं। 28 लाख। यही लायबिलिटी साइड का भी टोटल हो गया। फिर आप मुझे जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर बताएं। फिर से बताएं। 4 लाख। चलिए, आपने मुझे जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर बताया रुपीज 4 लाख। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन कम से कम हमने ये बैलेंस शीट बना ली। अब एक काम करिएगा, आपको ना एक ऐसी बैलेंस शीट और बनानी होगी, और अगर 2 बैलेंस शीट बन जाए तो फिर तो आप फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बना ही लोगे। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 बैलेंस शीट तो चाहिए होती है बस। तो जैसे पहली बैलेंस शीट बनाई है वैसे दूसरी भी बना लेते। 2 बैलेंस शीट बनेगी तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी बन जाएगी। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि आप ही ने इस सिलेबस में पढ़ रखी, हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई। ये उम्मीद करना कि वो सारे कंसेप्ट आपको याद होंगे तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि आपको चैप्टर का नाम याद है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि चैप्टर का नाम हमें याद है। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। हाँ जी, चलिए आपने एक बार फिर से कॉलम्स बना ली। तो अगले साल भी आपको इक्विटी कैपिटल तो लिखना चाहिए ना। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है कि आपने पुराने इक्विटी शेयर को रिडीम करा हो या फिर नए इक्विटी शेयर इश्यू करे हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई चेंज आने वाला। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई चेंज आएगा। पिछले साल भी जनरल रिजर्व था, इस साल भी होगा।
कितना होगा तो हम पता करेंगे। अच्छा, पिछले साल ना करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट था। क्वेश्चन कहता है जी वो हमने डिस्चार्ज कर दिया, अब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रहा। अच्छा, लेकिन पिछले साल तो क्रेडिटर्स बैलेंस था, क्या क्रेडिटर्स बैलेंस इस साल भी है? अच्छा, वो क्वेश्चन ने दे रखा है कि हां इस साल क्रेडिटर्स बैलेंस है, और वो कितना है? क्रेडिटर्स बैलेंस इस साल आपको कितना दे रखा है? 4,15,000। चलिए, क्रेडिटर्स बैलेंस आपने लिखा 4,15,000 पे। क्या यहां तक पोजीशन ठीक है? नाउ लिसन प्लीज। अब हमें एसेट साइड के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। देखो, एसेट साइड में पहले तो हमें लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स, और उसमें से क्या माइनस करना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। पहले आपको फिक्स्ड एसेट लिखना होगा, उसमें से आपको माइनस करना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, क्वेश्चन एक जगह कहता है अगले साल क्या हुआ है, आपने ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है? 2,96,600 रुपए। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ओके 2,96,600। अच्छा, और बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है? करंट एसेट्स होंगे। जब आप कहते हैं करंट एसेट्स, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में इसकी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। करंट एसेट वही तीन हैं, एक तो है स्टॉक, डेटर्स और कैश, और क्वेश्चन में ये तीनों ही अमाउंट हमें गिवन है। स्टॉक भी गिवन है, डेटर्स भी गिवन है, और कैश अमाउंट भी हमें गिवन है। पहले आप मुझे बताइए स्टॉक का अमाउंट कितना गिवन है? 5,20,000। अच्छा, डेटर्स का अमाउंट कितना गिवन है? 4,95,000। कैश का अमाउंट कितना गिवन है? 3,10,000। करंट एसेट्स का टोटल 13,25,000। करंट एसेट्स का टोटल आपने बताया 3,25,000। यह आपने करंट एसेट्स का टोटल बताया 3,25,000। सॉरी, 13,25,000। अच्छा, अब अगर मुझे जनरल रिजर्व पता चल जाए तो यह बैलेंसिंग फिगर लाया जा सकता है, और अगर फिक्स एसेट पता चल जाए तो जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर लाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम फिक्स एसेट ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स एसेट के कंटेक्स्ट में कुछ डिटेल्स हमको दे रखी हैं। आप देखिएगा, एक तो फिक्स एसेट की जो डिटेल्स हैं आप उन सबको पढ़ लीजिए। फिक्स एसेट्स की जो डिटेल्स है आप उनको पढ़ लीजिए, और चूंकि आप ये देख रहे हैं कि इसमें फिक्स एसेट अकाउंट है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट।
और तीसरा अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा? फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, जब आपने पुरानी बैलेंस शीट बनाई है तो इसका मतलब आप ओपनिंग बैलेंस है जानते हैं। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 18,90,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग बैलेंस है 90,000। तो दोनों ओपनिंग बैलेंसेस आपको मालूम है। अब एक जगह क्वेश्चन कहता है कि आपने इस साल डेप्रीसिएशन चार्ज किया है 81,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 81,000। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। जो डेप्रीसिएशन आपने इस साल चार्ज किया है ऑब्वियसली वो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए ना। फिर क्वेश्चन कहता है कि एक फिक्स एसेट है, पुरानी है, जिसकी बुक वैल्यू कभी 1,80,000 थी, जिस पर आज तक कभी डेप्रीसिएशन ही नहीं लगा था, वो आज आपने 90,000 की बेच दी। ये क्वेश्चन कहना चाहता ना। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,80,000 रुपए। तो आप इसको भेज दीजिए फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। आपने इसको भेजा फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट साइड पर एंट्री लेकर आइए। चूंकि इस पर आज तक कभी डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं, तो कोई एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर कभी डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं। अच्छा, आज आपने इसको बेचा कितने में? 90,000। तो आप क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट सेल। ठीक है, लिखा ना बाय बैंक अकाउंट सेल। अगर आपने 90,000 में बेचा है तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि 90,000 का लॉस है, और तो कोई ऑप्शन बनता नहीं ना। जब इसके ऊपर कोई डेप्रीसिएशन आज तक कभी लगा ही नहीं, जब इसकी बुक वैल्यू 1,80,000 है, आज अगर आपने इसको 90,000 में बेचा है तो इसका मतलब 90,000 का आपको लॉस हुआ है। तो आपको क्या लिखना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। जब ये साल शुरू हुआ तो 90,000 का डेप्रीसिएशन पहले लग गया था, 81,000 का डेप्रीसिएशन अब और लग गया। भाई टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 1,71,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब डेप्रीसिएशन 1,71,000 तक पहुंच चुका है। अब आप मुझे फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 17,10,000। अकाउंट तो बन गए सारे। तो फिक्स एसेट लिखेगा क्लोजिंग बैलेंस 17,10,000। आपने फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यहां से उठाया 17,10,000 और अब तक का डेप्रीसिएशन 1,71,000। ठीक है ना। तो नेट अमाउंट बताएंगे? फिर से बताइए।
15 lakhs 39,000। आपने बताया 15 lakhs 39,000। तो क्या मुझे अब एसेट साइड का टोटल बताएंगे आप? 31 लाख 60,600। आपने बताया 31,60,600 रुपए। ₹31,60,600। फिर आप मुझे जनरल रिजर्व बैलेंस बताएंगे। 7,45,600। 7,45,600। अच्छा, क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको बनाना है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तो हम बना देंगे, पर उसके लिए हम पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। यस, हम पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के कारण वर्किंग कैपिटल आपका कितना बढ़ा है या कम हुआ है। इसकी शुरुआत कहां से करी जाए? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। चलिए, क्या लिखा आपने? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा 7,45,600। ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख। तो आपने इस साल प्रॉफिट कितना कमाया है? 3,45,600। देखिए, आपने जो इस साल प्रॉफिट कमाया है, या यूं कहें जो कैलकुलेट किया है, हो सकता है इसे कैलकुलेट करने में आपने ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिए हो जो या तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे या जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड नहीं थे। दो तो हमको अभी अभी नजर आए हैं। जो आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, डेप्रीसिएशन बिजनेस रिलेटेड है, पर वो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड तो नहीं होता ना, तो आपको वो करेक्शन करनी पड़ेगी। प्लस डेप्रीसिएशन। अब ये कहना चाहते हैं कि जब इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा था तो डेप्रीसिएशन माइनस किया गया था। हम डेप्रीसिएशन माइनस करने के फेवर में नहीं है, इसलिए हम उसको वापस ऐड बैक करना चाहते हैं। कितना अमाउंट है? 81,000। दूसरी बात, इस साल फिक्स्ड एसेट के बेचने से लॉस हुआ। आपने वो लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया। लॉस इस तरीके से चार्ज करना बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कही जा सकती है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹90,000। हमने ये जो दो गलत एंट्रीज थी इनको करेक्ट कर दिया। हालांकि ये काम हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन अब इतने छोटे से काम के लिए वो अकाउंट क्या बनाना। तो ये कहां तक पहुंच गए? 5,16,600। ये हो गया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप लिखिएगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखते हैं सोर्सेस।
और राइट हैंड साइड में आप लिखते हैं एप्लीकेशंस। सोर्सेस में आप यही बताते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल कौन कौन से रीजंस की वजह से बढ़ा है। एप्लीकेशंस में आप क्या बताते हैं, जो घटा है। जब आपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया है तो सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से 5,16,600। तो आपके बिजनेस के कारण वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ा, 5,16,600। लेकिन बिजनेस में और भी बड़े सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है या घटता है। तो पहले बिजनेस वर्किंग कैपिटल के बढ़ने की कोई रीजन अगर आप मुझे बता सके। हां, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को वैसे आपने कितने में बेचा है? जरूर वो जो 90,000 रुपए आपको मिले होंगे उससे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा, तो वो बात आपको लिखनी चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं थी, अब है, इसका मतलब आपने परचेज करी। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इससे जरूर कैश बैलेंस कम हो गया होगा, वर्किंग कैपिटल कम हो गया होगा। अमाउंट 2,96,600। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने डिस्चार्ज कर दिया, क्या आप उसे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे? आपका जवाब है नहीं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी का मैटर है। आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे कि जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के मैटर्स होते हैं उन्हें नहीं डिस्कस किया जाता। ऐसे तो कल को आप ये मुद्दे भी उठाओगे कि क्रेडिटर्स को हमने पैसे दिए उसे भी लिख देते हैं, डेटर्स हमें पैसे मिले उसे भी लिख देते हैं। अब ऐसे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या लिखता रहेगा भाई? जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के मैटर्स होते हैं वो नहीं लिखे जाते। और ऐसा रिएक्ट मत करिए जैसे मैं आपको आपके बचपन की कोई बात बता रहा हूं या पिछले जन्म की कोई बात बता रहा हूं। अच्छा हाँ, कुछ था तो जरूर, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कई बार स्टूडेंट ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैं कोई नॉर्थ पोल की कोई बात उसको बता रहा हूं। अच्छा वहां कुछ ऐसा था, है कि नहीं? खैर, अब आप मुझे बताइए कि बैलेंस कितना आ रहा है इस तरह? 3 लाख। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ओके, ये आपने बैलेंसिंग फिगर बता दिया। वैसे आप अपने आंसर को वेरीफाई तो कर सकते हैं ना, और आपने कर भी लिया होगा वेरीफाई। अच्छा, वेरीफाई करते कैसे हैं ये बता दीजिए, बस मैं ये मान लूंगा कि हाँ आपने कर लिया होगा। वेरीफाई करते कैसे ये बता दो बस। उसको कहते क्या है? हाँ, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऐसी कोई स्टेटमेंट बनाई जाए ना तो उससे ये आंसर कंफर्म हो जाता है। नहीं, आपको ये नाम याद आ गया, मैं मान लेता हूं कि हाँ आप कर लेंगे ना। हाँ जी, चलिए जैसा आप कहे, मैं ये आखिरी क्वेश्चन करवा देता हूं। अच्छा, ये काम मैं कर सकता हूं कि मैं कोई आसान सा क्वेश्चन पिक कर लूं, ये काम तो मैं कर सकता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 15, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये वाकई में सबसे आसान क्वेश्चन। कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी करते हैं, कहते हैं कि आसान वाला क्वेश्चन एक बार शुरू हो जाए तो फिर तो खत्म करना ही पड़ता है।
कई बार 10 मिनट का बोल बोल के ना 1 घंटे का क्वेश्चन भी करवा देते हैं ना, ऐसे टीचर कम्युनिटी के साथ अक्सर पाया गया है। खैर, आप क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, और ये ईमानदारी से कहूं तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, MNP Limited has made plans for the next year 2010-2011. It is estimated that the company will employ total assets of rupees 25 lakhs. Listen please. Total assets of rupees 25 lakhs. 30% of assets being financed by debt at interest cost of 9% per annum. The direct cost for the year are estimated at rupees 15 lakhs. And all other operating expenses are estimated at rupees 2,40,000. The sales revenue are rupees 22,50,000. Tax rate 40%. अच्छा, required to calculate number 1 net profit margin. Net profit margin जाने net profit ratio. अब net profit ratio का फार्मूला है net profit by sales, तो इसका मतलब आपको net profit मालूम होना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके, इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत आप करिएगा सेल्स रेवेन्यू से। अच्छा, क्वेश्चन में आपको सेल्स रेवेन्यू कितना दे रखा है? 22,50,000। सेल्स रेवेन्यू में से सबसे पहला काम तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 लाख रुपए। सेल्स रेवेन्यू में से सबसे पहले तो फिर हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट ही माइनस करेंगे ना, तो 15 लाख रुपए माइनस करके डिफरेंस कितना आ गया? सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन एक जगह कहता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट कॉस्ट तो आप लिख चुके हैं, पर कुछ और हैं बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसको क्वेश्चन ने नाम दिया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको कितने दे रखे? रुपीज 2,40,000। तो डिफरेंस बताइए। 5,10,000 को आप क्या कहना चाहेंगे? या तो कह लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कह लीजिए EBIT। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 25 लाख रुपए की, लेकिन इन्हें खरीदने के लिए 30% अमाउंट आपने उधार का इस्तेमाल कर रखा है, तो 25 लाख 30%। इसका मतलब आपने लोन ले रखा है 7.5 लाख रुपए का। इसका मतलब आपने लोन ले रखा है 7.5 लाख रुपए का, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 9%। 67,500। आ 4,42,500। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? EBIT। अच्छा, टैक्स का रेट कितना है वैसे? 40%। 40% कितना हुआ वैसे? 1,77,000।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 2,65,500 2,65,500। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आप कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट मार्जिन, या यूं कहें तो आप कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट रेशियो। एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, और नेट प्रॉफिट से हमेशा मतलब लिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,65,500, सेल्स है 22,50,000 रुपए। आप 100 से मल्टीप्लाई करें 11.8 ओके 11.8%। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आइएगा। आपसे पूछा गया है रिटर्न ऑन एसेट्स, जरूर उनका मतलब होगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो आपने लिखा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। हमने ये रेशियो पढ़ी हुई है। इसके न्यूमरेटर में क्या आता है? EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड विद 100। EBIT तो आप यहां से पिक कर सकते हैं। अच्छा टोटल एसेट कितना लिखा है? 25 लाख। ओके आपने बताया 20.4%। नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3 बताएं। एसेट्स टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर देखिए टर्नओवर रेशियो का तो फार्मूला बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। दिस मस्ट बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय, अगर वो कह रहे एसेट्स टर्नओवर तो जरूर उनका मतलब होगा टोटल एसेट टर्नओवर। तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स है 22,50,000 और टोटल एसेट्स है 25 लाख। ओके 0.9 टाइम्स 0.9 टाइम्स। जो क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? आपसे पूछा गया है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, मेरे ख्याल से इक्विटी शब्द क्वेश्चन ने बिना बात के इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस कैपिटल का कोई रेफरेंस है। तो जिसको आप शेयर होल्डर्स फंड्स कहते हैं, आप उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है शेयर होल्डर्स फंड्स कहा जाए या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कहा जाए, एक ही बात है। मेरा मतलब है वैसे तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, पर आप यहां पर लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, उसका एक ही मतलब है। और न्यूमरेटर में आपको लिखना होता है वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स में बटेगा, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शेयर होल्डर्स में इनकम बटेगी 2,62,500। अब सवाल जो उठता है शेयर होल्डर्स फंड्स हैं कितने? सॉरी
अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास टोटल एसेट 25 लाख की है, उसमें 30% डेप्ट फाइनेंस्ड है, तो 70% शेयर होल्डर्स फाइनेंस तो होगा ही ना। कितना होगा वैसे? 17,50,000। परसेंटेज में कितना आ गया? 15.17%। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 70% ऑफ 25 lakhs is equal to rupees 17,50,000। एक बात ध्यान रखिएगा, परसों की कॉस्टिंग की क्लास जो है वो 5:30 बजे खत्म हो जाएगी, तो 5:30 बजे फिर हम एफएम की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी।